My name is Bhavna and I have done my MSc Nursing in OBG subject specialty. So today I'm going to take your class on normal labor, and because normal labor छोटा टॉपिक तो है नहीं, तो अगर इफ़ यू आर थिंकिंग कि एक दिन में सब खत्म हो जाएगा तो दैट्स नॉट पॉसिबल. इसीलिए हम उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे और उसका एक सीरीज टाइप में अपलोड करते रहूँगी. सो आज हम जो नॉर्मल लेबर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे. तो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, क्राइटेरिया पढ़ने वाले हैं नॉर्मल लेबर का, इसेंशियल फैक्टर्स क्या है लेबर के, और कॉजेज़ क्या है, ऑनसेट होने का कॉजेज़ क्या है. तो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से. डेफिनेशन में पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है. लेबर क्या होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो वायबल पीरियड के बाद वजाइना के थ्रू आउटर वर्ल्ड में आए तो उसको हम लेबर बोलते हैं. ठीक है, तो लेबर का डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं. सीरीज ऑफ इवेंट्स that takes place in the genital organ in an effort to expel the viable products of conception. products क्यों है, क्योंकि बच्चा भी, जो फीटस है वो भी बाहर आएगा और प्लेसेंटा भी बाहर आ रहा है, तो प्रोडक्ट्स है, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है. ठीक है, कंसेप्शन आउट ऑफ द मैटरनल वूम, मैटरनल यूट्रस लिख सकते हो. ठीक है, यूट्रस थ्रू वजाइना इनटू द आउटर वर्ल्ड. ठीक है, तो सीरीज ऑफ इवेंट, एक इवेंट नहीं है, सीरीज होती है, और सीरीज में भी उसका सीक्वेंशियल फॉर्मेट होता है, मतलब एक सीक्वेंस में जाती है. तो ये क्या है, सीरीज ऑफ इवेंट है जो कहाँ होएगा, जेनाइटल ऑर्गन्स में होएगा, क्योंकि वहीं पर बच्चा जो होता है वो अपने सारे मूवमेंट्स कर रहा होता है. ठीक है, तो जेनाइटल ऑर्गन्स में जो जो चेंजेस हो रहे हैं, और यहाँ पर फीटल हेड भी लिख सकते हो कि फीटल हेड क्या क्या रोटेशन कर रहा है, लेकिन एक बार जब फीटल हेड का डिलीवरी हो गया उसके बाद तो बॉडी जा रही है ना, तो दोनों चीजें लिख सकते हैं. इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर निकालने के लिए उस एफर्ट में जो सीरीज ऑफ इवेंट हो रहे हैं जेनाइटल ऑर्गन में, जिससे कि मैटरनल यूट्रस में जो बच्चा कहाँ हो रहा था, मतलब फीटस कहाँ डेवलप हो रहा था, मैटरनल यूट्रस में डेवलप हो रहा था, तो मैटरनल यूट्रस से बाहर निकलेगा, वो भी थ्रू वजाइना. ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे सीएस है, सीएस को हम लेबर तो नहीं बोलेंगे ना, उसमें क्या हो रहा है कि हम उसको कट करके और उसके बाद सर्जिकली बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको हम नॉर्मल लेबर, मतलब उसको लेबर तो नहीं बोल सकते. तो थ्रू वजाइना ये जरूर लिख लेना साथ में, इनटू द आउटर वर्ल्ड, इसको हम बोलते हैं लेबर. ठीक है, लेबर का डेफिनेशन था ये. अब एक और चीज याद रखना है, क्या कि लेबर को और किस वर्ड से याद बोल सकते हैं, पार्चुरेशन. ठीक है, तो पार्चुरेशन भी क्या है, लेबर ही है. अब पार्चुरेशन में फिर एक और वर्ड आता है कि पार्चुरेंट कौन होएगा, तो मदर होएगी. ठीक है, जो लेबर करा रही है, यानी जिस लेडी जो बर्थ दे रही है उसको हम पार्चुरेंट बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है क्राइटेरिया. क्या क्राइटेरिया है जिसपे कि हम ये बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल लेबर है. हर चीज के लिए हम ये तो नहीं बोल सकते कि सब चीजें नॉर्मल लेबर में आती है. कुछ चीजें हैं जिनको अगर वो क्राइटेरिया मेट होते हैं तो ही हम उसको नॉर्मल लेबर बोलते हैं. अब वो क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं. सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस ऑनसेट होना चाहिए, यानी कि जो डिलीवरी लेबर है वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, तो हम उसको नॉर्मल लेबर के उसमें, मतलब एक कैटेगरी यही है. और
सिर्फ इतना ही नहीं कि स्पॉन्टेनियस ऑनसेट होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑन टर्म, और यू कैन राइट एट टर्म, ठीक है। टर्म पे होना चाहिए स्पॉन्टेनियस ऑनसेट। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, हमने कोई एफर्ट नहीं डाला उसको, उसका लेबर पेन शुरू करने के लिए, अपने आप ही ऑनसेट हुआ उसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसका मतलब क्या है? जब मैं प्रेजेंटेशन बताऊंगी तो होएगा। प्रेजेंटेशन एक्चुअली क्या होता है कि प्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जब हम सिफेलिक प्रेजेंटेशन लेके चलते हैं तो उसको हम लेके चलते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन हम इसमें नहीं लेके जा रहे, ठीक है। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसके अलावा क्या होता है? विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन। लेबर में हर स्टेज के लिए टाइम ड्यूरेशन होता है, इतने टाइम ड्यूरेशन में हो जाए तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है तो वो रिस्क उसमें आ जाता है। उसके बाद हमको कभी मतलब पार्टोग्राफ जब समझाऊंगी तो उसमें फिर वो अलर्ट लाइन वगैरह आती है, तो उसके हिसाब से हमारा मैनेजमेंट होता है। अगर ज़्यादा हो गया तो फिर हम ये सोचेंगे ना कि इसको नॉर्मल लेबर में लेना है नहीं लेना है। CS की तो इमरजेंसी की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, हम फीटल डॉपलर वगैरह करके देख लेंगे और फीटल हार्ट रेट वगैरह चेक करेंगे, एक्सेलरेशन कितना है, क्या चेंजेस आ रहा है, तो वो सब हमें जब टाइम पता होगा तो उसके हिसाब से ही कर सकते हैं। तो इसीलिए वो तो टॉपिक में भी आगे लेबर जब आएगा तो अच्छे से बता दूंगी किसमें कितना टाइम होता है। लेकिन नॉर्मल लेबर हम तभी मान के चलेंगे जब वो विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन होएगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर जो आता है इसमें वो है कि नेचुरल टर्मिनेशन विद मिनिमल नेचुरल टर्मिनेशन विद मिनिमल एज, मतलब कि नेचुरल टर्मिनेशन होना चाहिए और मिनिमल एज के साथ। जैसे कई बार लेबर होता है प्रोलॉन्ग्ड हुए जा रहा है और हमको क्या करना पड़ता है कि फोर्स डिलीवरी लेनी पड़ती है, या हमें वैक्यूम यूज करना पड़ता है उस डिलीवरी को टर्मिनेट कराने के लिए, ठीक है। टर्मिनेट कराने का मतलब कि डिलीवरी पूरी अभी खत्म कराने के लिए, ठीक है। तो वो हम नॉर्मल नहीं ले सकते ना, नॉर्मल नेचुरल टर्मिनेशन होना चाहिए, उसी को हम नॉर्मल लेबर में डालते हैं। हम फोर्सअप वगैरह को नॉर्मल डिलीवरी में नहीं काउंट करते, ठीक है। तो नेचुरल टर्मिनेशन होनी चाहिए विद मिनिमल एड्स। फिर भी हम एड्स मतलब कि हमें कुछ उसमें एक्स्ट्रा कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ हेल्प करने की जरूरत नहीं है। आइडियली जो होता है नॉर्मल लेबर जो है वो अपने आप ही शुरू हो जाना चाहिए, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बस हमको वेट एंड वॉच वाला एक्सपेक्टेंसी रखना चाहिए कि हम वहाँ पे खड़े होकर सिर्फ देख रहे हैं, बेबी डिलीवर होएगा, उसके बाद हमें सिर्फ उसको ट्रे में लेना है, कॉर्ड कट करनी है, वैसा होना चाहिए आइडियली नॉर्मल लेबर। बट स्टिल हॉस्पिटल में हम इतना मतलब करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम कुछ यूज कर रहे हैं। अगर यूज कर रहे हैं तो फिर वो नेचुरल रहा ही नहीं। तो टर्मिनेशन कैसा होना चाहिए? टर्मिनेशन नेचुरल होना चाहिए और मिनिमल एज के साथ होना चाहिए। लास्ट इसमें क्या है? विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस होना चाहिए, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। जैसे अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही कॉम्प्लिकेटेड ही हो गई, उसके बाद तो हमें कुछ और ही करना पड़ेगा ना। मतलब हम लोगों को क्या चाहिए कि वो ना तो बच्चा सफ़र करे और ना ही मदर सफ़र करे, इसलिए हम क्या चाहेंगे कि नॉर्मली रहे। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हुई तो हमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एड्स तो लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उसको करना ही पड़ेगा उसके लिए। और अगर हमने किया तो वो नॉर्मल लेबर नहीं है, उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसमें आ ही नहीं रहा। तो ये हमारा क्या था क्राइटेरिया, हम नॉर्मल लेबर किसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है, जो हमने पढ़ना है वो है एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ लेबर। एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ लेबर। एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ लेबर की अगर मैं बात करूँ तो इसके 5 पीस करके याद कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे पास क्या क्या है? पैसेंजर,
पैसेज पावर प्लेसेंटा और साइकोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पैसेंजर। पैसेंजर का मतलब क्या हुआ कि जो ट्रैवल कर रहा है। ट्रैवल कौन कर रहा है? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से, यूट्रस से लेके फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से होते हुए, वजाइना से होते हुए बाहर कौन निकल रहा है? फीटस। तो पैसेंजर कौन हुआ? फीटस हुआ। ठीक है, कौन हुआ? फीटस। CRH को क्या बोलते हैं हम? कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये कहाँ से? ये हाइपोथैलेमस से आया। हाइपोथैलेमस से आने के बाद ये रिलीज होने के बाद ये कहाँ पे? फीटल का पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। और CRH किसको रिलीज कराता है? यहाँ से ये रिलीज कराएगा ACTH को, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इसको रिलीज करेगा। और यहाँ से फीटल पिट्यूटरी से फिर नीचे जाके ये किस पे इफेक्ट करेगा? ये फीटस का किडनी पे। ठीक है, तो फीटल किडनी पे इफेक्ट डालेगा। और फीटल किडनी पे क्या इफेक्ट डालेगा? यहाँ से ये कॉर्टिजोल और DHEA ये रिलीज कराएगा। DHEA होता क्या है? डाइहाइड्रो एंडोस्टेरॉन सल्फेट। ठीक है, तो फीटल किडनी से क्या आएगा? कॉर्टिजोल और डाइहाइड्रो एंडोस्टेरॉन सल्फेट। ये पूरा जो फीटस के इसमें हुआ, इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस। ठीक है, हाइपोथैलेमस हमेशा क्या करता है? रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कराता है। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कराता है। तो कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से? हाइपोथैलेमस से आया। फीटल पिट्यूटरी पे इफेक्ट करेगा। फिर ये हाइपोथैलेमस किसको कमांड देता? पिट्यूटरी को कमांड देता। तो फीटल पिट्यूटरी को इसने कमांड दिया ACTH रिलीज कराने के। ACTH क्या कराएगा? ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है। इसका क्या काम होता है? ये जो भी ऑर्गन है, टारगेटेड ऑर्गन पे जाके उसको अपना ऑर्डर दे देता है। सबसे मास्टर ये है, इसके ऑर्डर्स ये फॉलो करेगा। लेकिन उससे भी लोअर लेवल पे हमारे बाकी ऑर्गन्स होते हैं जो कि इसके ऑर्डर्स लेते हैं। तो ये सोच लो कि ये आपका NS है, ये आपका इंचार्ज है और ये आप हो। ठीक है, तो इसने क्या रिलीज करा है? ये कॉर्टिजोल और DHEA कराया, डाइहाइड्रो एंडोस्टेरॉन सल्फेट रिलीज कराया। इसको बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस। देख लो, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, और यहाँ पे किडनी में से क्या आएगा? एड्रीनल ही तो करा रही है ये, तो इसलिए ये वाली एक्सिस कर बोलते हैं इसको। अब इसमें इससे आगे क्या होता है? इन दोनों का काम क्या होता है? तो यहाँ पर इनका काम बता देती हूँ। पहले तो ये, तो यहाँ से अब ये करते क्या है? ये यहाँ पर एक्सेलरेट करेंगे किसका रिलीज? ईस्ट्रोजन का और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। ठीक है, और जबकि प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज को कम कर देंगे। ठीक है, पता ही होगा कि नॉर्मल प्रेगनेंसी को थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? इसका लेवल ज़्यादा रहता है। इसका लेवल ज़्यादा रह के क्या करता है? ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अब यहाँ पर हमको क्या है? लेबर का केस है, तो लेबर के केस में क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन कम होएगा तभी तो लेबर इनिशिएट होएगा। तो लेबर के टाइम पे क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फॉल हो जाता है।
एक और चीज़ इसमें याद करने वाली ये है कि जो फीटस होता है वो प्रेग्निनोन करके एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है प्रोजेस्टेरोन में। थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये चलता है, मगर अभी फीटल किडनी ने जो कॉर्टिसोल और DHEAs रिलीज़ किया है वो इनहिबिट कर देंगे इसका फॉर्म कन्वर्शन होना। तो इसलिए भी प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। प्रेग्निनोन को प्रोजेस्टेरोन में रिलीज कन्वर्ट होने के लिए, तो इसलिए भी प्रोजेस्टेरोन कम बनेगा होने के लिए, तो इसलिए भी प्रोजेस्टेरोन कम बनेगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि हमारे पास जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की रेशो थी, पहले जो रेशो थी, अब क्या होता है वो रिलेटिवली कम हो जाती है। ठीक है, रिलेटिवली क्यों कम हो गई? क्योंकि हमारे पास पहले तो प्रोजेस्टेरोन बन ही नहीं रहा, तो प्रोजेस्टेरोन तो वैसे डिक्रीज हो रहा है और ईस्ट्रोजन यहाँ इंक्रीज हो जा रहा है। तो पहले, अगर मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर कोई चीज 1:1 रेशो में थी, अब उसको 1:0.5 रेशो हो गया, तो ये क्या हो गया, ये रिलेटिवली कम हो गया ना। इसके अकॉर्डिंग्स में, रिलेटिव मतलब होता है किसी के कंपैरिजन में, तो इसके कंपैरिजन में ये चीज क्या होगी, कम हो गई। ठीक है, तो यही चीज है इसमें। और इवन यू कैन राइट कि ये तो इंक्रीज ही हो गई है। मैं लेवल नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ कि रिलेटिव का मीनिंग क्या होता है। तो रिलेटिवली का मतलब जो पहले था उसके कंपैरिजन में अभी जो भी चेंजेस हुआ है उसको रिलेटिव में डालते हैं, तो रिलेटिवली डिक्रीज हुआ है प्रोजेस्टेरोन का लेवल। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होने के बाद ये लिंक्ड होता है, लिंक्ड विद प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। पता ही होगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन कितना इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर, क्योंकि लेबर होएगा तो लेबर इनिशिएशन का काम भी प्रोस्टाग्लैंडिन करेगा, कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज करा देगा। तो इसलिए ये पूरा तो हमारा प्रोजेस्टेरोन में क्या क्या हो रहा है वो चीजें हैं। इवन ये इसका डिक्रीज लेवल क्या कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इंक्रीज कर दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ईस्ट्रोजन की बात करते हैं। ईस्ट्रोजन की अगर हम बात करें तो ईस्ट्रोजन कहाँ से, मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या करा देगा, ईस्ट्रोजन इंक्रीज होएगा तो मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज करा देगा। ऑक्सीटोसिन वैसे बनता कहाँ है, ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस में बनता है और स्टोर कहाँ होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है। ठीक है, दो हार्मोन होते हैं जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ऑक्सीटोसिन और कौन सा, ADH होता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों हार्मोन, पहली तो बात हो गई कि वहां से होते हैं, तो वो क्वेश्चन याद रख लेना। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन, ईस्ट्रोजन के इंक्रीज ने मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन के रिलीज को इंक्रीज करा दिया। ठीक है, ओवरऑल होता क्या क्या है, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स भी, यहाँ तक ये अब मैं एक बॉक्स में बता देती हूँ कि चल क्या रहा है इसमें भी बहुत कुछ चल रहा है। पहले तो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स मायोमेट्रियम में इंक्रीज हो गए। ठीक है, रिसेप्टर्स इंक्रीज हो गए, यानी कि ऑक्सीटोसिन अभी जब इफेक्ट करेगा तो रिसेप्टर्स ज्यादा है तो ज्यादा अटैचमेंट होएगा, और ज्यादा अटैचमेंट होएगा तो ऑब्वियसली क्या इफेक्ट करेगा, ये कि कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे से कराएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज हुए जा रहे हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्शंस में इफेक्ट हेल्प करेगा। ऊपर से ये गैप जंक्शंस बढ़ा देता है। गैप जंक्शंस क्या होते हैं, दो सेल के बीच का स्पेस। तो यहाँ पे गैप जंक्शंस क्या होते हैं, दो सेल के बीच का स्पेस। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन्स को इंक्रीज कर देता है। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्शंस के लिए वहां पे मायोमेट्रियम के जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन्स है उनको इंक्रीज कर दिया तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। और लास्ट में क्या है, इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी भी इंक्रीज कर दे रहा है। एक्साइटेबिलिटी ऑफ मायोमेट्रियल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मायोमेट्रियम की जो सेल, एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज करने से क्या होएगा, अगर एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज है तो इसका मतलब है कि वो जल्दी एक्साइट हो जाएंगे, कम वॉल्ट्स में भी जल्दी
एक्साइट हो जाएंगे, तो वो एक्साइटेबिलिटी है। तो ये जो पूरा बॉक्स था, ये जो एडिशनल इसमें चेंजेस होते हैं ये वही है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि एस्ट्रोजन के इफेक्ट में सब चीज़ें हो रही है, बट जितना भी ओवरऑल इसमें चेंजेस हो रहा है वो मेंशन किया हुआ है। फिर लास्ट चलते हैं हम प्रोस्टाग्लैंडिन से। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं? इनिशिएट एंड मेंटेन लेबर, इनिशिएट एंड मेंटेन लेबर। और दो प्रोस्टाग्लैंडिन पड़े होंगे, PGE2 एंड PGF2 अल्फा, ठीक है। ये दोनों चीजें पड़ी होंगी। प्रोस्टाग्लैंडिन ये दोनों प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ड्यूरिंग लेबर, इनिशिएट करेगा और मेंटेन करेगा लेबर को, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक, इतना ही है। बाकी जो आगे मैं नेक्स्ट सीरीज में जो सेकंड क्लास डालूंगी तो उसमें आगे का पढ़ेंगे। होप यू एंजॉयड द क्लास, और कैसी लगी वो रिव्यू प्लीज देना। थैंक यू।